नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं बेहतर तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र में अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग। तो मुद्रा के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और हमने लास्ट लेक्चर से शुरू कर दिया था बैंकिंग के बारे में पढ़ना। तो बैंकिंग के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे व्यावसायिक बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। जो व्यावसायिक बैंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जो व्यापारिक बैंकों के बारे में हमने पढ़ा है, आज हम उनके कार्यों की बात करेंगे, हम उनके फंक्शन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। व्यावसायिक बैंक के कार्य। ओके कि भाई जो व्यावसायिक बैंक है इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। अब देखिए, व्यावसायिक बैंक बोलिए, व्यापारिक बैंक बोलिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है, परंतु एनसीईआरटी में जो शब्द इस्तेमाल करा गया है वो व्यावसायिक बैंक करा गया है। तो कोशिश करिएगा आप भी हर जगह व्यावसायिक बैंक ही इस्तेमाल करें। अगर कहीं पर मेरे लेक्चर में व्यापारिक बैंक लिखा हुआ भी आ जाता है तो वैसे तो वो गलत नहीं है, परंतु आप व्यावसायिक ही यूज करिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में व्यावसायिक लिखा हुआ है। वैसे तो देखिए, जो भी टीचर कॉपी चेक करेगा उसको पता होगा इतना तो कि व्यावसायिक और व्यापारिक बैंक दोनों एक ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंग्लिश में हम इनको क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम इनको कहेंगे बच्चों कॉमर्शियल बैंक। क्या कहेंगे? कॉमर्शियल बैंक। तो चलिए आज ये कॉमर्शियल बैंक क्या काम करते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जान लिया था, बैंक की परिभाषा जान ली थी, बैंक की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है, और किस प्रकार से जो बैंक है वो लाभ कमाता है वो वाला सिस्टम भी हमने समझ लिया था। अब आज ये बैंक और क्या क्या काम करते हैं उन कामों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला और सबसे जो इंपॉर्टेंट इन लोगों का काम है वो क्या है? जमाएं स्वीकार करना। क्योंकि इन जमाओं पर ये अगर ये जमा स्वीकार नहीं होगी तो आगे का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो जमा का स्वीकार होना बड़ा जरूरी है, जो डिपॉजिट आना है वो बड़ा जरूरी है। और ये डिपॉजिट कौन कराएंगे? जमाकर्ता कराएंगे, जिनके पास क्या है? एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो पैसा बच जाता है वो बैंकों में ले जाकर के जमा करा देते हैं, तो वो लोग इसमें जमा कराएंगे। तो सबसे पहला काम बैंकों के लिए क्या है? जमाओं को स्वीकार करना, मतलब कोई जमा कराने आया है उसको स्वीकार कर लेना। दूसरा, इन जमाओं से फिर वो क्या करते हैं? ऋण प्रदान करते हैं, उधार देते हैं, लोगों को लोन देते हैं। तीसरा है साख निर्माण। ये साख निर्माण क्या होता है ये हम आज भी पढ़ेंगे और इस साख निर्माण पे पूरा बेटा एक लेक्चर आएगा, पूरा एक वीडियो आएगा, तब आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा उसमें। फिर हम बात करेंगे एजेंसी सेवाओं की कि एक एजेंसी होने के नाते क्या क्या काम करते हैं, और फिर इसके अलावा जो अन्य सेवाएं हैं वो कवर करेंगे। तो ये 5 मुख्यतः व्यावसायिक बैंक के कार्य होते हैं, हम एक एक पर जिक्र कर लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं जमाएं स्वीकार करना। देखिए, अब व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को लेकर करके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में एक छोटे से 4-5 लाइनों में बता रखा है, परंतु हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं जिससे कि आपको हर चीज समझ में आए। दूसरी बात, बैंकिंग से जुड़े हुए कुछ शब्द जो आते हैं उन शब्दों को भी आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी। तो सबसे पहला आता है जमा स्वीकार करना, कि जो जमा है, जो एक्सेप्ट द डिपॉजिट करना है, वो कैसे बैंक करते हैं। व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य अपने ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका काम है वो क्या है? जो उनके कस्टमर्स हैं उनकी जो डिपॉजिट्स हैं उनको स्वीकार कर लेना कि हाँ भाई आप डिपॉजिट करा के जा सकते हो। जनरली देखिए फॉर्मेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज मैं किसी भी बैंक में जाऊंगा और मैं बोलूंगा सर मुझे अपना खाता खुलवाना है, मुझे अपना जो अकाउंट है वो ओपन करवाना है, मैं अपना अकाउंट ओपन करवा लूंगा। अब अकाउंट ओपन करवाने के बाद मुझे जब भी मेरे पास 500 है तो मैं 500 भी जमा करा सकता हूँ, 100 है 100 भी जमा करा सकता हूँ, 5 लाख है तो 5 लाख भी जमा करा सकता हूँ। तो लोग चाहे जितना अमाउंट जाकर के बैंकों में अपने अपने खातों में जमा करा करके आते हैं, दूसरों के खातों में नहीं। तो बैंकों का सबसे पहला काम तो यह है कि लोगों से पैसा लेना, लोगों से जो पैसा ला रहे हैं उनको डिपॉजिट करना, अपने पास जमा रखना और उस पर उनको कुछ ब्याज देना। ग्राहक अपने चालू अथवा बचत खातों में अपनी छोटी छोटी बचतें जमा करवाते हैं। तो ग्राहक 2 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं बेटा। एक होता है चालू खाता, ये चालू वो वाला नहीं है, आप अपना आम भाषा में नहीं कहते अरे ये व्यक्ति तो बड़ा चालू है, मतलब बहुत तेज है यार, ठीक है, तो वो वाला चालू नहीं है। यहाँ पर मतलब होता है करंट, इसको बोला जाता है बेटा करंट अकाउंट। और ये होता है, एक दूसरा होता है बचत खाता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेविंग अकाउंट। तो 2 प्रकार के खाते खुलते हैं, या तो करंट अकाउंट खुलता है या सेविंग अकाउंट खुलता है। ओके, करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन का होता है, सेविंग अकाउंट हर कोई भी खुला लेता है। तो व्यक्ति अपनी जो छोटी छोटी बचतें होती हैं वो इनमें जमा करवाते हैं, चाहे करंट अकाउंट में कराए चाहे सेविंग अकाउंट में करवाए, ठीक है। तो दोनों किसी भी प्रकार का खाता खुलवा सकते हैं और फिर उसमें अपनी डिपॉजिट जमा करवा सकते हैं। बैंक ऐसी छोटी छोटी बचत से एकत्रित कोषों पर अपने ग्राहकों को ब्याज अदा करता है। तो हमने कल लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में, कि लोग बैंकों में अपना पैसा जमा क्यों करवाते हैं। पहली बात तो उनको वहां पर क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा।
ये सबसे बड़ा फायदा है। लोग इसीलिए बैंकों में जाकर के पैसा जमा करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पैसा घर पे रखा रहा तो हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा, परंतु अगर हमने बैंकों में ले जाकर के रख दिया तो उससे हमें क्या है, ब्याज मिलेगा। पहली बात तो क्या है, ब्याज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, और दूसरा हमारा जो पैसा है वो सिक्योर है, हमारा पैसा बिल्कुल सेफ है, हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, हमारा पैसा वहां से कहीं भी नहीं जाएगा। अब ये जो जमायत स्वीकार करना है वो अलग अलग प्रकार से बैंक करता है। व्यावसायिक बैंक प्राय 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। स्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा, ये 4 प्रकार से जमा करता है। मतलब जब बैंकों में पैसा जमा कराने जाते हैं तो 4 प्रकार के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, हम उनमें जमा कराते हैं। ये जैसे आप लोगों ने गुल्लक देखा होगा, ठीक है, हम बचपन में होते हैं तो हम सभी क्या है, पैसे जोड़ने का हमारा बिल्कुल ऐसा शौक सा रहता है। आज नाना जी आकर के गए, मुझे 100 रुपये दे करके गए, मैं 100 रुपये गुल्लक में डालूंगा, ठीक है। तो हम सब वो मिट्टी वाले गुल्लक और फिर उसके बाद लोहे से बने हुए गुल्लक जिसमें ताला लग जाया करता था, तो उसमें पैसे डाल डाल के हम इकट्ठा करा करते थे, ठीक है। मतलब देखिए एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा, संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आज ये गुल्लक ये सब किसने, हमारे घर पे हमारी मम्मी, देख बेटा तुझे नाना जी आए ना, हाँ हाँ कितने देखे गए बेटा, मम्मी 100 रुपये देखे गए नाना जी बस, और कितने देखे गए, तो देख 100 में से एक काम कर, ये 20 रुपये तो तू रख ले, बाकी 80 रुपये ना गुल्लक में डाल दे, बाद में तुझे ना जब तू बड़ा हो जाएगा ना बेटा, बड़ा तब तुझे साइकिल दिला दूंगी। ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो हमें मतलब बचत बचपन से ही सिखाई गई है, नहीं नहीं बेटा देख ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा मत करना, गुल्लक में डाल दे, गुल्लक में डाल दे। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, मेहमान जा रहे होते हैं, नमस्ते अंकल, जा रहे हो अंकल आप, वापस कब आओगे अंकल, जा रहे हो, बाय अंकल, बाय अंकल, अंकल बाय, जा रहे हो क्या, अरे पैसे तो देके जाओ, जा रहे हो, पैसे नहीं देके गए, बताओ यार कैसे अंकल है। तो बच्चों को इंतजार 2 ही चीज़ों का होता है। जब घर पे गेस्ट आते हैं ना, बच्चे 2 ही चीज़ों का इंतजार करते हैं। पहला तो जो नाश्ता रिश्तेदारों के लिए आया है, वो रिश्तेदार कब जाए और नाश्ता कब किचन में आए और कब मैं उस पर टूट पड़ूँ, वो सारा का सारा मैं खा जाऊँ। और दूसरा, रिश्तेदार जाते समय मुझे पैसे दे करके जाएंगे। बच्चों को इन 2 चीज़ का ही शौक रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता। तो ये शौक आपके भी रहे या नहीं रहे, मेरा तो रहे। मैं पहले वाले में तो नहीं, खाने वाले पे तो नहीं, पर दूसरे वाले में यार जब छोटा था, बहुत ज़्यादा 10-12 साल तक का था तब तक, उसके बाद तो नहीं। तो ऐसा दे के जाएंगे, चाहे 20 रुपये दे के जाए, पर कुछ तो फायदा होगा। चलिए, तो इस प्रकार से अब इनको एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसकी मैंने जिक्र लास्ट लेक्चर में भी करा था, जिसको मैं क्या कहता हूँ, FD कहा जाता है। स्थायी जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि, जैसे 1 वर्ष या इससे अधिक के लिए जमा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्थायी जमा में निश्चित अवधि, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्या है, पैसा जमा करा दिया जाता है। जैसे कि भैया आज मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैंने 5 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा करा दी, तो मैं एक बार में ले जाकर के 5 लाख रुपए मैंने उनको दे दिए, भैया 5 साल तक इनकी मेरी क्या कर दो, FD कर दो। मतलब ये 5 सालों तक मैं पैसा नहीं निकलवाऊंगा, और उसमें मुझे अच्छा खासा ब्याज, मतलब जो नॉर्मल ब्याज मिलता है उससे भी बेहतर ब्याज क्या है, बैंक मुझे देगा। तो 5 साल बाद मुझे उस पैसे में 1-1.5 लाख रुपए जुड़ करके मिल जाएगा, जो मुझे बहुत अच्छा फायदा बेनिफिट देगा। तो क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या है, पैसा जमा करा देते हैं, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। इस निश्चित अवधि के अंदर साधारणतः ये रकम नहीं निकाली जा सकती। तो जनरली क्या होता है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने कराया है उसमें ये रकम नहीं निकाली जा सकती। देखिए वैसे अब ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल बाउंड ही होगा, आप नहीं निकाल सकते, निकालने वाले निकलवाते भी हैं। अगर बिल्कुल ही कुछ ऐसे अर्जेंसी आ जाती है तो निकलवा भी लेते हैं, परंतु उसमें फिर क्या करता है, बैंक कुछ कटौती करता है, ठीक है। क्योंकि बैंक बोलता नहीं यार आपने 5 साल का बोला था और आप 4 साल में निकलवा रहे हो, गलत बात गलत बात। तो एक काम देखो, टोटल जो आपका बनता है वो, जैसे आपने 5 लाख जमा कराए थे और अभी तक का जो आपका बना है वो टोटल बना है भैया 620 बना है, 6,20,000। तो आप पहले निकलवा रहे हो, ये तो गलत बात है। तो 20,000 आपकी कटौती, ये बैंक काटेगा आपका, तो वो कुछ अमाउंट काट करके देते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जमा को सावधि जमा या टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। तो जनरली निकलवाया नहीं जाएगा, पर निकलवा सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा बैंक एक्स्ट्रा पेमेंट काट लेता है, पहले काट लेता है। और इसको हम टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। टाइम डिपॉजिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम के लिए हम जमा करा रहे हैं, 5 साल 10 साल के लिए। इस अवधि के अंदर जमा किए गए राशि पर बैंक आकर्षक ब्याज भी देते हैं, मतलब बहुत अच्छा खासा ब्याज बैंक यहाँ पर देता है, बहुत बेहतरीन ब्याज देता है। चालू जमा, या जिसे हम क्या कहते हैं, करंट डिपॉजिट कहते हैं। चालू जमा खाते में रुपया जमा कराने वाला अपने इच्छानुसार रुपया जमा कराता है अथवा निकाल सकता है। तो करंट डिपॉजिट, इस अभी हमने पढ़े 2 प्रकार के खाते हैं, चालू जमा और जो बचत खाता है। तो चालू डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, इसमें आप जब चाहो पैसा जमा कराओ और जब चाहो तब पैसा निकाल लो।
किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता। इस प्रकार का जमा व्यापारियों तथा बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए विशेष सुविधाजनक होता है। तो इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती कि इतना पैसा जमा कराना है या इतना ही निकालना है, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। और ये जो जमा है वो जनरली किसके लिए, व्यापारियों के लिए होता है। और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनके लिए विशेष करके क्या है, सुविधाजनक होता है, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, बेहतर होता है। इसे मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। मांग जमा का मतलब क्या है कि जो हमने जमा करा रखा है और जब हम मांगेंगे आप तब दे दोगे, उसी को क्या कहा गया है, मांग जमा कहा गया है। मतलब डिमांड डिपॉजिट है, हमारी डिमांड पे हमारा डिपॉजिट कराया हुआ पैसा निकालो, चलो बाहर दो 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 दो, तो हम जब चाहे जब इतना पैसा जमा करा सकते हैं और जब चाहे हमारे पैसे को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। फिर बात करते हैं संचयी जमा या सेविंग डिपॉजिट्स की बात करते हैं। इस प्रकार के खाते में रुपया जमा कराने वाले जब चाहे रुपया जमा करा सकते हैं, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है, वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। ठीक है, तो रुपया जमा कराना तो चाहो जितने करा लो, पर निकालने की एक क्या होती है, लिमिट होती है। इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान होती है। तो चेक क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में जान लिया था। ठीक है, तो चेक की सुविधा भी यहाँ पर बैंक आपको देता है। अब बात करते हैं आवर्ती जमा या रिकरिंग डिपॉजिट। फिर एक मैंने आपको एफडी पढ़ाया था और एक मैंने आपको आरडी पढ़ाया था बेटा। आरडी में क्या है, आरडी में ये था कि भाई मैं इतने समय के लिए हर महीने आपको इतने इतने पैसे जमा कराऊंगा। जैसे मैंने कहा था कि भाई 3 साल के लिए मैं आपको 3-3 हजार रुपए हर महीने जमा कराता जाऊंगा। ठीक है, वही वाली आरडी की यहाँ पर बात है। इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों से प्रति माह, मतलब हर महीने, एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि, जैसे 60 माह 72 माह के लिए ग्रहण करता है और उसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। तो हर महीने के लिए आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, जैसे इन्होंने क्या कहा, 60 माह। 60 माह का मतलब क्या हो गया, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, मतलब 5 साल के लिए। 60 माह का मतलब क्या हो गया कि भाई 5 साल के लिए वो पैसा जमा कराएगा। 5 साल के लिए हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करा करके आएगा। जैसे मान लो उसने 2-2 हजार की आरडी कराई है, तो 5 साल तक वो हर महीने 2-2 हजार रुपए जमा करा करके आता जाएगा। और फिर उसको बैंक उस टाइम पीरियड के बाद क्या एक निश्चित रकम भी देता है और उस पर अच्छा खासा ब्याज भी उसको देता है। इसी प्रकार का एक अन्य जमा संचयी समय अवधि जमा क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट भी होता है। ठीक है, ये उसका प्रकार ही है। अब आ जाते हैं दूसरा काम जिसको हम कहते हैं ऋण प्रदान करना। तो पहला क्या था, जमाएं स्वीकार करना। जमा किस प्रकार से स्वीकार कर रहा है ये हमने देख लिया। अब जो जमाएं स्वीकार कर ली है, जो बैंकों के पास पैसा आ गया है, अब उनका बैंकों का भी मेन काम क्या है, लाभ कमाना। भाई प्रॉफिट तो कमाना ही है, और प्रॉफिट कमाने के लिए जो पैसा उनके पास आ गया है, अब उस पैसे को क्या है, लोगों में बांट देंगे उधार के तौर पर। तो ये उनका दूसरा काम है जो कि महत्वपूर्ण काम है। व्यावसायिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ऋण प्रदान करना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। बैंक अपने ग्राहकों को ऋण सुविधा प्रदान करता है। ये बैंक मुख्यतः गृह, शिक्षा, विवाह एवं वाहन इत्यादि हेतु ऋण प्रदान करते हैं। तो अब बैंक क्या है, ऋण सुविधा प्रदान करता है। ऋण का मतलब क्या हो गया, उधार, उधार, साख या लोन। इन सब का अर्थ मतलब ही क्या होता है, उधार ले लेना। ठीक है, और किस किस चीज पे, होम लोन दे देगा, एजुकेशन लोन दे देगा, विवाह पे शादी पे लोन दे देगा, कोई गाड़ी खरीदनी उस पर लोन दे देगा। इस प्रकार के लोन आपको बैंक प्रदान करते हैं। ये मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है। ये तस्वीर, डेब्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कर्जा होता है। डेब्ट का मतलब क्या है, कर्जा। ठीक है, कि कर्जा हो गया साहब। तो अब लोग क्या करते हैं, काम करते जाएंगे और एक काम करा और ज्यादा कर्जा हो जाएगा, और काम करेंगे और ज्यादा कर्जा हो जाएगा। ये तस्वीर इस प्रकार से दर्शाई जा रही है कि इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्या है, कर्जा होता जा रहा है, कर्जा होता जा रहा है, कर्जा होता जा रहा है। और आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा जो कर्ज जाल होता है किसानों के लिए, कि किस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग होते हैं वो साहूकार महाजनों के कर्ज जाल में फंस जाते हैं। ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। बैंक अपने ग्राहकों की जमाओं से एकत्रित राशि से ही साख सर्जन का कार्य करता है। तो बैंक अपने ग्राहकों की जमाओ राशि से, तो जो उनके कस्टमर्स ने पैसे जमा कराए हैं उसी से साख सर्जन का कार्य करता है। सर्जन का मतलब क्या होता है बेटा, बनाना, बनाना या क्रिएट करना। तो साख सर्जन, साख का मतलब अभी मैंने बताया उधार। ये जो ऋण वाला काम है, ये जो ऋण बनाने का काम है, ये किससे करता है, जो पैसा लोगों ने उसमें जमा कराया है। तो साख सर्जन का कार्य किसके कैसे होगा, जब हम बैंकों में पैसा जमा कराएंगे और उसी पैसे को क्या करा जाएगा, लोगों को उधार देकर के काम चलाया जाएगा। तो ये साख सर्जन का कार्य कैसे हो रहा है, लोगों के द्वारा पैसा जमा करा गया है उसी के द्वारा हो रहा है। ऋण चुकाने के लिए बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को एक निश्चित समय अवधि का विकल्प प्रदान किया जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति ऋण लेने जाता है, उधार लेने जाता है, तो बैंक उससे पूछता है कितने समय में आप लौटा दोगे, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। तो एक निश्चित समय अवधि उनको दी जाती है कि इतने समय में आपको ये लोन लौटाना ही होगा।
प्राय परिसंपत्ति है तो दिए जाने वाले ऋण दीर्घकालीन ऋण होते हैं, और किसी परिसंपत्ति पर मतलब आप जैसे कोई मकान खरीद रहे हो, कोई फैक्ट्री खरीद रहे हो, कोई मशीन खरीद रहे हो, इस प्रकार का कोई परिसंपत्ति, कोई असेट खरीद रहे हो, तो उस पर क्या होगा, जो भी ऋण दिया जाएगा वो दीर्घकाल का होगा, मतलब लंबे समय के लिए होगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। बैंक द्वारा कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सरल ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। और सरकार क्या है, कमजोर वर्गों के लिए, जैसे मान लीजिए किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलित पिछड़े आदिवासी समुदायों के लिए, इनको बिजनेस में आगे लाने के लिए, इनके उद्योगों को खड़ा करने के लिए, इनके बच्चों की शिक्षा के खर्चे के लिए सरकार अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाती है, और उसमें बैंकों को कहती है कि आप इन वर्गों को क्या है, सस्ते में लोन दीजिए, इनको सस्ते में मतलब कम ब्याज इनसे लीजिएगा। तो इस प्रकार के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराते हैं बैंक। ओके, अब ऋण देने के भी अलग अलग प्रकार हैं, तो आइए वो भी जान लेते हैं। व्यावसायिक बैंक निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं: अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण, नगद साख, अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट, विनिमय बिलों को भुनाना और ऋण एवं अग्रिम। चलिए अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण, लोन एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इस प्रकार का ऋण अति अल्पकाल यानी 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक के लिए या केवल मांगने पर वापस करने के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत बहुत कम टाइम के लिए, 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह के लिए, बस 7 दिन के अंदर अंदर तो वापस लोन का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो अब आप सोचोगे सर जी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 7 दिन के लिए पैसे लेगा और वापस चुकाएगा, 7 दिन में कौन सी उसकी लॉटरी लग जाएगी। तो मैंने आपको याद करिएगा लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि अगर सारे के सारे लोग बैंकों में पहुंच जाए कि साहब हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, और बैंक के पास पैसा हो ही ना, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो दूसरे बैंक के पास फोन करते हैं, अरे भैया यार थोड़ा सा पैसा ट्रांसफर कर देना। तो वो दूसरा बैंक इस बैंक को क्या कर रहा है, उधारी तो दे रहा है, तो बस वो उधारी यही चलता है। लोन एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये बैंकों के बीच में चलता है जनरली। बैंक ने उसको फोन करा, उसने भेज दिया, फिर जैसे पैसा थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ तो वो पैसा आप वापस उस बैंक को भेज देते हैं। ओके, तो बहुत कम समय के लिए ये दिया जाता है। नगद साख, इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, बॉन्ड्स, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृति प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज के आधार पर ऋण देते हैं। अब इसमें कोई ऋण पत्र हो गया, कोई बॉन्ड है, ठीक है, या कोई व्यापारिक माल है, कोई माल के आधार पर ये माल है और उस आधार पर आपको दे दिया, कोई प्रतिभूतियां, कोई सिक्योरिटीज है, कुछ खरीदा कुछ बेचा हुआ, वो सब कुछ इसके आधार पर ऋण दे दिया जाएगा। देखिए इन सबको आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं बच्चों, ये सिर्फ मैं आपको एक अवगत करा रहा हूँ इन चीजों से, कि जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ भैया इस प्रकार से लोन दिया जाता है, इस प्रकार से जमा स्वीकार करी जाती है, इसको आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रहे। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना है अगर बोर्ड नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट की। देखिए अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब कभी भी कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है तो उसे अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। देखिए अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट जनरली क्या है, जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो क्या है कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा मुझे मेरे बैंक में जाकर के ऑन करवानी पड़ेगी कि साहब मुझे ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलनी चाहिए। अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती क्या है पहले तो वो जानो। उसमें यह है कि जब भी कभी आपका जीरो से नीचे बैलेंस चला गया तो आपको बैंक कुछ पैसा उधार दे देगा, ठीक है, मतलब आपके बैंक में नहीं है फिर भी आप उतना पैसा, उतना अमाउंट आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, आप निकलवा सकते हैं। जैसे अब ये होगा कैसे, ये होगा तब जब मेरा बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है। अच्छे रिलेशन का मतलब क्या है सर जी, कि वहां के जितना भी कर्मचारी है उनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। अरे नहीं, उनको जानने से मतलब नहीं, मैं अच्छे रिलेशन का मतलब ये है कि भाई मेरे कोई ऐसा तो नहीं ना मेरे हर बार एक ट्रांसफर पिछले साल हुआ था उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन लेन देन ही नहीं हुआ, और वो भी हुआ था तो 5,000 का हुआ था, ऐसा नहीं। मतलब महीने के महीने कितना मेरा पैसा ट्रांसफर हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, मतलब अच्छा ट्रांजैक्शन चल रहा है ना, सही लेन देन चल रहा है ना, सही लेन देन चल रहा है तो क्या हो जाएगा, आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक आपकी चालू कर देगा, क्योंकि बैंक को पता है भाई इतना इतना पैसा तो इसका हमेशा आता जाता रहता है, बैंक के साथ अच्छे इसके रिलेशन है, अच्छा इसका जो परफॉर्मा है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, टाइम पे पैसे आते हैं, निकालता है, सब कुछ ठीक, सब सही चल रहा है, तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा जारी कर देगा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा में यह है कि कभी पैसे बिल्कुल भी खत्म हो गए, जैसे मान लीजिए 30,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी बैंक ने, तो 30,000 रुपए तक आप निकाल सकते हो, परंतु उस पर बैंक थोड़ा सा ब्याज चार्ज करेगा कि भाई ब्याज दो, हम रिस्क लेकर के आपको पैसा देना, तो वो ब्याज भी चार्ज करता है। तो ओवरड्राफ्ट जनरली बिजनेसमैन, उद्योगपति होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं, आम व्यक्ति इसमें इस्तेमाल नहीं करता। तो अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है, जितनी होती है उससे ज्यादा पैसे निकालने की सुविधा दे देते हैं। विनिमय बिलों को भुनाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए पहली बात तो बिल ऑफ एक्सचेंज को समझिए, विनिमय बिलों को समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। एक्स कौन है, एक्स है बच्चों विक्रेता, कोई सामान बेचने वाला है, एक्स है विक्रेता और वाई है क्रेता, खरीदने वाला है। अब क्या हुआ, इसने
इससे 50,000 का सामान खरीद लिया। कितने का? 50,000 का सामान खरीद लिया। पर उसने बोला यार देख भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसने बोला चल कोई बात नहीं, पैसे नहीं। तो उसने एक क्या है बिल बनाया और उस बिल पर ये लिख दिया कि साहब इस वाई व्यक्ति के मैं 50,000 रुपये मांगता हूँ, मैंने इसको 50,000 का माल बेचा है और बेचने के बाद मैंने उसका साइन उस पर करवा लिए। अब वो बिल किसके पास पड़ा है? एक्स व्यक्ति के पास पड़ा है। और बोले कितने महीने में लौटा देगा? बोला साहब 3 महीने में मैं तेरे 50,000 रुपये लौटा दूंगा। तो ये क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ये बिल्कुल मतलब एक तरीके से लिखा पड़ी हो गई कि हाँ भैया तू 3 महीने में मेरे 50,000 रुपये लौटा देगा। अब पर जनरली मान लो कि एक्स को 2 महीने के अंदर अंदर आवश्यकता पड़ गई, 2 महीने पूरे हुए, बोले नहीं यार 50,000 तो चाहिए, परंतु अब वो उस व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, वाई के पास नहीं जाएगा। वो क्या, क्योंकि वाई ने तो बोला 3 महीने में लौटाऊंगा, तो अब वो क्या करता है, या तो बैंक में चला जाएगा, किसी बैंक में जाएगा और बैंक में जाकर के बोलेगा कि सर ये, जैसे बैंक में आया और बोला ये सर ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है मेरा, ये वाई व्यक्ति के नाम का है और ये क्या करेगा 50,000 रुपये 3 महीने बाद लौटा देगा, 1 महीना बाकी है, तो आप मुझे 50,000 दे दो। बोले ठीक है भाई। बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखा, परंतु उसमें से वो कुछ थोड़ा काटेंगे। बोले भाई देख तू पहले निकाल रहा तो हम हमारे रिस्क पर तुझे पैसा देना है, तो 3,000 रुपये कटवा जा। बोले ठीक है सर कटवा दो, 47,000 रुपये हाथ में दो। अब वाई जो पेमेंट करेगा वो किसको कर देगा? बैंक को कर देगा। तो ये क्या होता है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। और ये जो बैंक ने इसका पैसा दिया है इसको क्या कहा जाता है? डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, विनिमय बिलों को भुनाना कहा जाता है। व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर भी ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में से कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को कर देता है। ठीक है, तो इसमें से ऋण कुछ बिलों में से कुछ थोड़ा सा काटता है, थोड़ा सा अमाउंट काटता है, जैसे मैंने कहा 3,000 उसने काट लिए और फिर बाकी का जो अमाउंट है वो लौटा देता है। सामान्यतः कटौती दर ब्याज दर के समान होती है। तो जो ब्याज दर होती है, जितना ब्याज बैंक लेता है किसी से उधार देने पर, उतनी ही कटौती दर होती है। तो लगभग इतना ही वो काटते हैं। फिर है ऋण एवं अग्रिम, लोन एंड एडवांसेस। जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। तो एक पहले से अवधि निश्चित करके कि भाई 1 साल के लिए 2 साल के लिए आपको दिया जाएगा, तो ऐसे लोन को लोन एंड एडवांसेस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं साख निर्माण की, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके लिए अपन एक बिल्कुल स्पेशल लेक्चर बनाएंगे। अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है इसके बाद अपन एक बार पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, उसके क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो लेक्चर लेकर के आएंगे ना, वो साख सर्जन का लेकर के आएंगे या साख निर्माण का लेकर के आएंगे। चाहे साख सर्जन बोलिए चाहे साख निर्माण बोलिए, इंग्लिश में हम इसे क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। तो हम साख निर्माण और साख सर्जन पे एक स्पेशल लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि बैंक किस प्रकार से साख सर्जन करती है, और अगर उसके पास अभी इतना पैसा है तो कितना पैसा बना लेगी। ये सब कुछ हम एक स्पेशल लेक्चर में जानेंगे। पूरा मेथड है, कुछ फॉर्मूलेज लगेंगे, कुछ टेबलें बनेंगी और फिर वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम कहते हैं ना कि पैसे से पैसा बनाना चाहिए, तो पैसे से जो पैसा बनाता है ना वो बैंक ही बनाता है। आज हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या करा, हमने 500 रुपए हैं, 1000 रुपए हमने घर पे रख दिए। अब वो घर पे पड़े, कभी जरूरत होगी तो ले जाएंगे, जरूरत होगी तो ले जाएंगे। बैंक ऐसा नहीं, पैसा आया उसको उधार दिया, उसको उधार दिया, उसको उधार दिया, उनसे ब्याज कमाता जा रहा है। ला भाई तू भी ब्याज दे, तू भी दे, तू भी दे। और वो हमने देखा ही है कि जिनसे पैसा ले रहा है उनको कम ब्याज दे रहा है और जिनको पैसा दे रहा है ज्यादा ब्याज ले रहा है। इंटेलिजेंट है, उससे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो वो पैसे से जो पैसा बनाने का काम करते हैं ना, वो ये सारे कॉमर्शियल बैंक करते हैं। और आप ये चीज देखिए ना, व्यापारिक बैंक, व्यवसायिक बैंक, मतलब कहीं ना कहीं बैंक भी क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। और जब बात व्यापार की आ जाती है ना बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, प्रॉफिट तो निश्चित है। प्रॉफिट के बिना कोई क्यों काम करेगा। आज बैंक वाले ने इतना स्टाफ लगा रखा है, इतना सब कुछ कर रखा है, उनको भी पेमेंट करना पड़ता है और सब कुछ है, इतनी सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो कुछ तो फायदा चाहेगा वो, और फायदा चाहेगा तभी तो वो काम कर रहा है। तो बैंकिंग भी अपना लाभ चाहते हैं और उसी लाभ के लिए वो क्या करते हैं, साख निर्माण करते हैं। व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख सर्जन है। अन्य वित्तीय संस्थाओं के समान उनका उद्देश्य भी लाभ कमाना है। तो व्यापारिक या व्यवसायिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो क्या है बच्चों, साख का सर्जन करना, मतलब साख बनाना, उधार दे दे करके पैसा बनाते जाना, उधार देना, ठीक है, उधार दे करके पैसा बनाते जाना। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रॉफिट कमाएं। और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब कमाएंगे, जब ज्यादा से ज्यादा पैसे को हम लोगों को उधार दे दे करके उस पर ब्याज लेंगे। बैंक अपने जमा धारकों से प्राप्त जमाओं से एकत्र राशि को ऋण के रूप में अन्य ग्राहकों को उपलब्ध करवाती है, जिस पर नियत
दर से ब्याज भी वसूल करती है। इसे ही बैंकों की साख निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। अब बैंक अपने जमाधारकों से, जो जमा कराने वाले लोग हैं, उनसे प्राप्त जमाओं में से एकत्र राशि को ऋण के रूप में, ठीक है, जो कुछ राशि होती है उसको क्या है, ऋण के रूप में चला देती है। भाई उधार ले लो, पैसे ले लो, आपको घर बनाना है उसके लिए पैसे दे देंगे, शादी करने के लिए पैसे, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा, अलग अलग चीज़ों के लिए पैसा, बिजनेस करना है पैसा, तो अलग अलग चीज़ों के लिए बैंक क्या है, लोन दे देता है और फिर उनसे क्या है, ब्याज दर वसूलता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, बैंकों की साख निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। और ये जो है हम ये आगे एक लेक्चर में पढ़ेंगे कि पूरी ये प्रक्रिया कैसे काम कर रही, कैसे नहीं। और वो जो लेक्चर आएगा जिसमें हम ये प्रक्रिया पढ़ेंगे, उस प्रक्रिया में क्या है बच्चों की क्वेश्चन बनने के भी काफी चांसेस होते हैं। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, अच्छा 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन उस पर बनने की होती है। इसीलिए अपन वो एक बिल्कुल स्पेशल लेक्चर लेकर के आएंगे और उस लेक्चर में आपको आसान भाषा में ये साख सर्जन का सिखाऊंगा, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में भी है और जो दूसरी किताबों से भी अपन सीखेंगे। अब बात करते हैं एजेंसी सेवा की, ठीक है। एजेंसी सेवा का मतलब क्या है, देखिए हम, एक क्या होता है एजेंट, आपने देखा एजेंट, जैसे आप कभी आरटीओ ऑफिस जाएंगे या जैसे आरटीओ ऑफिस जहाँ पे हम लाइसेंस बनवाते हैं गाड़ी के, वहाँ पे कुछ एजेंट होते हैं। अरे सर आपको इतनी भागदौड़ करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, नहीं आप मुझे 5,000 रुपये दो सर, मैं फट देने आपको अधिकारी के कमरे में ले जाऊंगा, जल्दी जल्दी साइन करवा दूंगा, जल्दी आपका टेस्ट करवा दूंगा, जल्दी सर जल्दी। तो वो क्या है, एक प्रकार से एजेंट हो गया, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या है, एजेंट है हमारा। मैं जैसे बोलूँ हाँ भाई जल्दी कर जल्दी कर कर, तो वो एक एजेंट की तरह। इसी प्रकार से बैंक क्या है, बैंक भी हमारा एजेंट होता है, ठीक है, बैंक हमारा एक एजेंट है। और एजेंट होने के वहाँ पे एक अकेला एक एजेंट नहीं है, बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं और वो सारे एजेंट मिलकर के काम करते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एक एजेंसी कहते हैं। क्योंकि जैसा मैं बोलूँगा हाँ भैया मेरे पैसा डिपॉजिट करो, मुझे लोन चाहिए, लोन दीजिए, इतना ब्याज है, ये है, सब कुछ है, तो एक एजेंसी होने के नाते वो हमें कुछ सेवाएं प्रदान करता है। वो सेवाएं क्या क्या है, आइए देखते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को एजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। बैंक चेक, विनिमय बिल, ड्राफ्ट इत्यादि को स्वीकार जमा कर अपने ग्राहकों को एजेंसी के रूप में वित्तीय सुविधा प्रदान करता है। तो व्यापारिक बैंक एजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है, जैसे कि बैंक चेक, ठीक है, अब चेक देता है, ठीक है, चेक देने की जो सुविधा करता है ये कौन करता है, बैंक ही तो करता है। भाई आपको आप पूरी एक चेक बुक देगा और उस चेक बुक पर जब भी आपकी इच्छा हो आप उस चेक को काट करके दे सकते हो, देखिए। और विनिमय बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज की सुविधा है। ड्राफ्ट, एक बार ये ड्राफ्ट शब्द को समझ लेते हैं कि ड्राफ्ट क्या बेटा, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बैंक ड्राफ्ट, इंग्लिश क्या और हिंदी क्या, और या डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट। ये बेटा देखो बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या चेक एक ही बात है। देखो चेक में और बैंक ड्राफ्ट में कोई बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे चेक कटता है वैसे ही क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट कटता है। अब देखो डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, हमें पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा है, चाहे चेक हो और चाहे बैंक ड्राफ्ट हो, दोनों पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा है। जैसे मान लीजिए आज मैं हूं और मुझे किसी व्यक्ति के, जैसे आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करूंगा, चेक से भी कर सकता हूं। तो चेक तो मैंने पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे काट करके आपको दे दिया। अब ड्राफ्ट में क्या है, ड्राफ्ट में हाँ भैया मैंने ये इसको इस बैंक से उसके में ट्रांसफर करवाना, तो डायरेक्ट वो क्या है, उसमें बैंक, उस पर्सन के बैंक में चले जाएंगे, उस पर्सन के बैंक में चले। अब चेक तो क्या, मैंने चेक आपको दिया, आप बैंक जाओगे फिर ट्रांसफर होंगे। और ड्राफ्ट में क्या है, मैंने बैंक, अपने बैंक को जमा कराया, वो बैंक उसके में ट्रांसफर कर देगा, उसके पैसे भेज देगा। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि अगर जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट भी नहीं है, मेरा खाता भी नहीं है, अब मेरा खाता नहीं है तो मैं चेक नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मेरा खाता खुलने पर ही बैंक मुझे चेक की सुविधा देगा। परंतु अगर मेरा खाता भी नहीं है तो भी मैं डिमांड ड्राफ्ट तो कटवा सकता हूं, बैंक ड्राफ्ट कटवा सकता हूं। मैं किसी भी बैंक में जाऊंगा और मैंने बोलूंगा मैं सर मुझे डीडी बनवाना है, बोले अच्छा डीडी बनवाना, बताइए, बोले किसके नाम का बनवाना, कौन सी कंपनी का नाम का, ये। अब बोले अकाउंट नहीं है तो पैसे कहां से, मैं पैसे लो सर कैश दे रहा हूं, कितने का कटवाना, 20,000, लो सर 20,000 कैश, तो 20 हम ये भी कर सकते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या है, डिमांड ड्राफ्ट कोई भी व्यक्ति कटवा सकता है, चाहे उसका अकाउंट हो या ना हो। अगर अकाउंट है तो उसके अकाउंट में से पैसा कट जाएगा, और नहीं है तो आप कैश जमा करा सकते हो। पर चेक क्या होता है, चेक उन्हीं को सुविधा मिलती है जिनका कि बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट होगा तो ही आप चेक काट सकते हैं। ओके, दूसरी बात, चेक का बाउंस हो सकते हैं। चेक, चेक क्या है, मैंने काट के दे दिया, अब मान लो उतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है तो चेक बाउंस हो जाएगा। पर डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि पहले चेक करा जाएगा कि बैलेंस है या नहीं है, तभी उतना काटा जाएगा, और अगर अकाउंट नहीं है तो आपको कैश देना पड़ेगा। तो बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार से दूसरे व्यक्ति को या दूसरी कंपनी को पेमेंट करने का तरीका है, जो डायरेक्टली बैंक के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है कि भैया हम आपको पेमेंट करते हैं। बैंक चेक भी सेफ है और डिमांड ड्राफ्ट भी सेफ है। तो इस प्रकार की सुविधा जो है बैंक दे रहा है, स्वीकार भी करता है और जमा कर भी करता है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एजेंसी के रूप में वित्तीय सुविधाएं प्रदान करी जा रही है। इसके अलावा
अब कुछ अन्य सेवाएं हैं, ये तो सारे काम कर ही रहा है, उसके अलावा जो और कुछ सर्विसेज है, अदर सर्विसेज है, वो भी बैंक हमें देता है। जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। अब भैया आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आज हम घर पे बैठ करके ही सारे के सारे काम कर सकते हैं। अगर मुझे बिजली का बिल जमा कराना हो मैं करवा सकता हूँ, मुझे कोई किसी का रिचार्ज करना हो, कुछ बिल डिपॉजिट करना हो, कुछ भी काम करना हो मुझे, मैं सब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता हूँ। मतलब आज मेरा बैंक में क्या है, मेरा कितना खाता है, कितना नहीं है, सब कुछ किस में होगा, मेरे मोबाइल में होगा। मेरे मोबाइल में सारी कहानी है मेरे बैंक की। अच्छा, मैं एक क्लिक पर जान सकता हूँ मेरे बैंक की कहानी क्या है। मतलब आप एक बार अकाउंट खुलवा करके आ जाइए, फिर आपको बैंक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सारे काम बैंक इंटरनेट से, ऑनलाइन से बैंक कर देता है। फिर बात करते हैं एटीएम सुविधा की, ठीक है। एटीएम सुविधा, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। एटीएम की सुविधा देता है। एटीएम क्या है, एटीएम एक इस प्रकार की मशीन है बेटा जिसमें 24/7, 24/7 का मतलब आप समझते हैं ना, 24 मतलब 24 घंटे और 7 दिन, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हर दिन और हर दिन के 24 घंटे ये सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध होती है। इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है, उस मशीन में हमें क्या मिलता है, एक एटीएम कार्ड मिलता है बच्चों, और उसका हमारे पास एक पिन नंबर होता है, और जैसे ही मैं उस एटीएम में डालूंगा वो पिन नंबर पूछेगा, पिन नंबर क्लिक करूंगा, फिर वो पूछ लेगा आपको क्या जानना है, अगर आपको डिपॉजिट करवाना है या आपको विड्रॉल मतलब पैसे निकलवाने हैं, या आपको सिर्फ जानकारी चाहिए कि आपके बैलेंस में कितना है, अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो जानकारी हमें मिल जाती है। तो एटीएम कार्ड भी जो जारी करता है वो कौन करता है, बैंक ही करता है मालिक। लोकर सुविधा, अब देखिए लोगों के पास क्या है, सोना चांदी भी होता है, जमीन के कागजात भी होते हैं, और जो कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे एरिया सेफ नहीं है, ठीक है, उनको डर रहता है कि हमारे घर से चोरी ना हो जाए, तो बैंक उनको लोकर की सुविधा देता है। कुछ चार्ज लेता है कि आप घर में मत रखिए, हमारे यहाँ पे क्या है, लोकर है, मतलब बॉक्स से बना रखे साहब, ऐसा बॉक्स बना रखे, ये आप लोकर में ले जाकर के रख दीजिए, उसकी की आप भी रख सकते हैं, और बैंक के पास तो है, तो बैंक बिल्कुल सेफ और सिक्योर आपका उसको रखेगा। और क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, देखो एटीएम को जो बोला जाता है, एटीएम को डेबिट कार्ड बोला जाता है, एटीएम को क्या कहा जाता है, डेबिट कार्ड कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड में ऐसा होता है कि बैंक आपको एक लिमिट दे देता है, जैसे मान लीजिए 50,000 कर दिया और आपको एक कार्ड दे देगा, मतलब 50,000 तक की शॉपिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आप किसी दुकान पर गए, आप कैश नहीं दोगे उसको, सर ये मेरा कार्ड है, पेमेंट ले लीजिए, ठीक है। और वो कहता है ना कार्ड ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, मतलब क्या हो गया, जितनी लिमिट बैंक ने दे रखी थी वो लिमिट खत्म हो चुकी है, 50,000 की हो चुकी है बस, अब 50,000 से ज्यादा नहीं। कुछ कार्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें आप यूज करते जाओ और फिर फाइनली मंथ के एंड में आपके पास एक पूरा बिल आ जाता है, साहब इस बार आपने कार्ड का इतना इस्तेमाल करा, आप पेमेंट करने आ जाना है, ठीक है ना, नहीं तो बैंक वाले निकलवा भी लेंगे। तो क्रेडिट कार्ड, लोकर सुविधा, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग, ऐसी सेवाएं भी जो है हमें बैंक देता है। ओके, इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इन सभी बैंकों का जो है राजा है, इन सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे साख सर्जन की, कि किस प्रकार से क्रेडिट क्रिएशन होता है, ये सब हम आगने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है इंटरेस्टिंग, वो भी मुझे बताइएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।